morning, 10th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life, 10th class? I hope you're getting along with very awesome. ओके 10th क्लास, अब आप सब लोग बुक में देखिए। बच्चों, हमारे वाक्य चल रहे थे ना, वाक्य तत्व हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बढ़ते हैं पेज नंबर 26 पर, वाक्य के तत्व। कहाँ से स्टार्ट करना है हमें? वाक्य के तत्व। ठीक है, चलिए स्टार्ट हो जाइए। वाक्य के 6 तत्व होते हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। ये गुण इस प्रकार हैं। आकांक्षा में देखिए, वाक्य में आकांक्षा या जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे सुबह टहलता है, इस वाक्य में जिज्ञासा होती है कि कौन टहलता है, इसलिए इस वाक्य का सही रूप होगा राजेश सुबह टहलता है। इसके साथ ही वाक्य के एक पद को दूसरे से जोड़ने की या अन्वय की जो चाह होती है वही आकांक्षा कही जाती है। आकांक्षा के न होने पर वाक्य का आशय स्पष्ट नहीं होता। देखो इसने क्या कहा है, वाक्य में आकांक्षा या जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे सुबह टहलता है, इस वाक्य में जिज्ञासा होती है कि कौन टहलता है, इसलिए इस वाक्य का सही रूप होगा राजेश सुबह टहलता है। इसके साथ ही वाक्य के एक पद को दूसरे से जोड़ने की या अन्वय की जो चाह होती है वही आकांक्षा कही जाती है। आकांक्षा के न होने पर वाक्य का आशय स्पष्ट नहीं होता। योग्यता, योग्यता का अर्थ है इच्छित आशय को स्पष्ट करने योग्य शब्दों या पदों का परस्पर उचित संबंध होना। जैसे सारा घर आग से भीग गया, इस वाक्य में भीगना शब्द अन्य शब्दों से उचित संबंध प्रकट नहीं करता, क्योंकि आग से भीगना नहीं अपितु जलता है। इसका सही रूप होगा सारा घर आग से जल गया। बिल्कुल सही बात है बच्चों। कोई शब्द अन्य शब्द इस तरह का आ जाता है जिसका क्या होता है ना, वाक्य से कोई संबंध ही नहीं होता। जैसे इसने बोला कि सारा घर आग से भीग गया, तो ये बात में इसमें कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि भीगता तो इंसान या कोई वस्तु होती है, वो बारिश से, आग से तो जलता है। सन्निधि, सन्निधि का अर्थ है निकटता। वाक्य को बोलने या लिखने में शब्दों की परस्पर निकटता होना आवश्यक है। यदि इस नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो वाक्य का अर्थ समझने में कठिनाई होगी। जैसे गया वह आज घर अपने। इसके अतिरिक्त यदि शब्द अंतराल से बोले या लिखे जाएंगे तो भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो सकेगा। जैसे अपने गया वह आज घर। अतः शब्दों की उचित निकटता आवश्यक है। इस वाक्य का सही रूप होगा वह आज अपने घर गया। अन्य गुण देखिए, उपयुक्त 3 गुणों के अतिरिक्त कुछ विद्वान सार्थकता, पदक्रम तथा अन्वय के 3 गुण और मानते हैं। सार्थकता का अर्थ है कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का कुछ अर्थ होना चाहिए। जैसे पुट, गट और धी न गया हो। ये निरर्थक शब्द कोई अर्थ प्रकट नहीं कर सकते। निरर्थक शब्द वाक्य में कोई ना कोई अर्थ प्रकट करने पर ही उचित माने जाएंगे। जैसे वह गट दूध पी गया। पदक्रम, वाक्य में शब्द एक निश्चित क्रम से आते हैं। जैसे उलट पानी गया का घड़ा, इससे वाक्य नहीं कह सकते, उचित क्रम होगा पानी का घड़ा उलट गया। वैसे निकटता और पदक्रम एक ही बात है। पद्य या कविता में यह पदों का क्रम आवश्यक नहीं होता। पद्य में यदि कहा जाए गया उलट पानी में गड़ा तो भी यह सही नहीं माना जाएगा। अन्वय का अर्थ होता है मेल। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर लिंग, वचन, पुरुष, काल तथा कारक आदि का उचित मेल होना चाहिए। यदि कर्ता पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग रूप वाली प्रयोग की जानी चाहिए। जैसे 3 बालिकाएं पानी में तैरती हैं। 3 बालिकाएं पानी में तैरते हैं। यहाँ बालिकाएं स्त्रीलिंग है किंतु क्रिया पुल्लिंग की है, होना चाहिए 3 बालिकाएं पानी में तैरती हैं। इस प्रकार वे कल एक पुस्तक लाएगा। यहाँ वे बहुवचन है किंतु क्रिया बहुवचन की है। इसी प्रकार एक के साथ पुस्तकें का प्रयोग भी अशुद्ध है। अतः वाक्य का सही रूप होगा वे कल एक पुस्तक लाएंगे। वाक्य के अंग देखिए, वाक्य की रचना करने वाले घटकों को वाक्य का अंग कहते हैं। इनके बिना वाक्य पूर्ण और सार्थक नहीं माना जाता है। ये अंग 2 प्रकार के होते हैं, अनिवार्य और ऐच्छिक। अनिवार्य अंग देखिए, वाक्य के अनिवार्य अंग है कर्ता और क्रिया। इनके प्रयोग से सरलतम वाक्यों की रचना होती है। जैसे मोहन पढ़ता है, ऐसा वाक्य तभी बनता है जब क्रिया पूर्णतः अकर्मक हो। जहाँ अपूर्ण अकर्मक क्रिया होती है
वह कृतपूरक की आवश्यकता होती है, जैसे रमेश डॉक्टर है। सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों में कर्म भी वाक्य का अनिवार्य घटक होता है, जैसे मोहन खाना खाता है। ऐच्छिक अंग देखिए, ये वाक्य के ऐसे घटक हैं जिनका प्रयोग वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे श्याम राम के लिए खिलौना लाया है। इस वाक्य में राम के लिए ऐच्छिक अंग है, क्योंकि इसके बिना भी वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण है, जैसे श्याम खिलौना लाया है। वाक्य में उद्देश्य और विधेय आवश्यक अंग है। उद्देश्य देखिए, वाक्य में जिस वस्तु या व्यक्ति का विशेष के संबंध में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य ही वाक्य का कर्ता होता है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। उदाहरण देखिए, हरि बाजार जाता है, मोहन पाठशाला जाता है, सुरेश घर चला गया है और झूठ बोलना पाप है। प्रस्तुत उदाहरणों में उद्देश्य और विधेय इस प्रकार निर्धारित होंगे। उद्देश्य विधेय देखिए कैसे, हरि बाजार जाता है, मोहन पाठशाला जाता है, सुरेश घर चला गया है और झूठ बोलना पाप है। वाक्य में शब्दों का क्रम तथा अन्वय, स्पष्ट अर्थ के लिए वाक्य में शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग होना आवश्यक है। यह कार्य निरंतर अभ्यास से ही हो सकता है। वाक्य में पहला स्थान कर्ता का होता है, अन्य कारक बाद में आते हैं, क्रिया सबसे अंत में आती है, विशेषण प्राय विशेष्य से पहले प्रयोग होते हैं, कुछ स्थानों पर बाद में भी हो सकते हैं। प्रश्नवाचक अथवा निषेधवाचक वाक्य में कभी कभी क्रिया का लोप हो जाता है, जैसे तुमसे मतलब। अब बच्चों इसमें देखो एक बार इसने क्या बोला है, वाक्य में शब्दों का क्रम तथा अन्वय, स्पष्ट अर्थ के लिए वाक्य में शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग होना आवश्यक है। अभी कह रहे हैं स्पष्ट अर्थ के लिए, मतलब आपको कंप्लीटली अर्थ चाहिए कि इस वाक्य के अंदर कहा क्या गया है, हमें ठीक से समझ में नहीं आ रहा, तो उसे स्पष्ट करने के लिए ज़रूरी क्या है कि वाक्य में शब्दों का उचित स्थान हो। बच्चों एक ही कह देते हैं, गया राम जी, ठीक है, गया राम जी, तो ये अशुद्ध हो गया ना। अशुद्ध क्या हुआ, इसका अर्थ आपको ठीक से स्पष्ट भी नहीं हो पाया, क्योंकि उचित स्थान पर नहीं लिखे गए शब्द। राम जी गए, ये आपको हो रहा है ना कि भाई राम जी के जाने की बात हो रही है, स्पष्ट हुआ ना हमारे को। आगे से बोला है कि ये कार्य निरंतर अभ्यास से ही हो सकता है। वाक्य में पहला स्थान कर्ता का होता है, ठीक है, जैसे मैंने बोला राम जी गए, तो राम जी कौन थे, इसमें कर्ता थे ना, अन्य कारक बाद में आते हैं। क्रिया सबसे अंत में आती है, गए, तो ये क्या थी, क्रिया, उनका जाना क्या हुई, इसमें क्रिया। विशेषण प्राय विशेष्य से पहले प्रयोग होते हैं, कुछ स्थानों पर बाद में भी हो सकते हैं। प्रश्नवाचक तथा निषेधवाचक वाक्य में कभी कभी क्रिया का लोप हो जाता है, जैसे तुमसे मतलब। अब आगे देखिए, रचना के आधार पर वाक्य को उसके अंगों सहित पृथक करके उनका पारस्परिक संबंध बताने वालों को वाक्य विश्लेषण कहते हैं। साधारण वाक्य का विश्लेषण निम्न प्रकार से होता है। वाक्य देखिए, अच्छा राजा सदा प्रजा की रक्षा करता है, तुम्हारा मित्र राम के भाई हरि को बुला रहा है। विश्लेषण देखिए, इसमें क्या बताया, विश्लेषण कर्ता, कर्ता का विस्तार, क्रिया, कर्म, कर्म का विस्तार, पूरक, पूरक का विस्तार और क्रिया का विस्तार। राजा अच्छा, क्रिया करता है, कर्म क्या है, रक्षा, कर्म का विस्तार, प्रजा की। देखो बच्चों ये टेबल बनाई गई है ना, कितनी इजीली और कितनी अच्छी तरह से बनाई गई है। मित्र, तुम्हारा, कर्ता का विस्तार क्या, तुम्हारा मित्र क्या कर रहा था, बुला रहा है, किसको, हरि को। कर्म का विस्तार, राम के भाई। आगे देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य का विश्लेषण करते समय पहले प्रधान उपवाक्य को लिखना चाहिए, तत्पश्चात आश्रित उपवाक्य, संज्ञा विशेषण तथा क्रिया विशेषण को लिखकर प्रधान उपवाक्य में से उसका संबंध स्पष्ट करना चाहिए। अंत में वाक्य का प्रकार बताना चाहिए। वाक्य, जब उसका मित्र जो बचपन में उसके साथ पढ़ता था घर आया तो उसने पूछा कि तुम दिल्ली कब जाओगे, तो उसने पूछा प्रधान उपवाक्य कि तुम दिल्ली कब जाओगे। आश्रित संज्ञा उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया पूछा का कर्म है। जब उसका मित्र घर आया, आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रमांक 1 की क्रिया पूछा की विशेषता समय बता रहा है। जो बचपन में उसके साथ पढ़ता था, आश्रित विशेषण उपवाक्य, उपवाक्य क्रमांक 3 में मित्र संज्ञा की विशेषता बता रहा है। संपूर्ण वाक्य मिश्र वाक्य है। आगे देखिए, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य के विशेषण में क्रमांक 1 पर प्रधान उपवाक्य तथा बाद में समानाधिकरण उपवाक्य रखे जाते हैं।
इन उपवाक्यों का प्रधान उपवाक्य से संबंध भी प्रकट किया जाता है। वाक्य रात हुई और आकाश में चंद्रमा निकल आया। रात हुई, ये कौन सा उपवाक्य हुआ? ये हुआ प्रधान उपवाक्य। कौन सा हुआ? प्रधान उपवाक्य। आगे पर बढ़ते हैं कि आकाश में चंद्रमा निकल आया, तो ये हुआ समानाधिकरण उपवाक्य। और योजक अव्यय, और क्या हुआ इसमें? और हुआ इसमें योजक अव्यय। आगे देखो, वाक्य संश्लेषण। वाक्य संश्लेषण वाक्य विश्लेषण के विपरीत है। इसमें दो या दो से अधिक वाक्यों से एक सरल, मिश्र अथवा संयुक्त वाक्य की रचना की जाती है। इसके लिए दिए गए वाक्यों में से किसी एक को प्रधान उपवाक्य के रूप में चुनना चाहिए। अन्य वाक्यों को आश्रित तथा समानाधिकरण उपवाक्य बनाना चाहिए। इसके लिए पहले बताए गए संयोजकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे उदाहरण में देखिए, सड़क पर शोर सुनाई दिया, घर के सभी लोग बाहर आ गए। सरल वाक्य क्या हुआ इसमें? सड़क पर शोर सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ गए। और मिश्र वाक्य क्या होगा? घर के सभी लोग बाहर आ गए क्योंकि सड़क पर शोर सुनाई दिया। संयुक्त वाक्य क्या होगा? कि सड़क पर शोर सुनाई दिया अतः घर के सभी लोग बाहर आ गए। और वाच्य विचार क्या होगा? क्रिया के उस रूपांतरण को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा यह पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है, अर्थात किसके अनुसार क्रिया के पुरुष, वचन, लिंग आदि पाए आते हैं। देखिए, वाच्य में 3 प्रकार के होते हैं: कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें वाक्य के कर्ता को प्रधानता प्राप्त होती है, जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी थी। कर्मवाच्य, जहाँ वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो वहाँ कर्मवाच्य होता है, जैसे पुस्तक पढ़ी गई। भाववाच्य, जिस वाक्य में क्रिया के भाव की प्रधानता का बोध होता है वहाँ भाववाच्य होता है, जैसे बूढ़े से चला नहीं जाता। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन निम्न प्रकार का होता है: बालक पत्र लिखता है, कर्मवाच्य; उसने खाना नहीं खाया, ये भाववाच्य; पागल द्वारा उसे पत्थर मारा गया, कर्तवाच्य; बालक द्वारा पत्र लिखा जाता है, उससे खाना नहीं खाया गया, पागल ने उसे पत्थर मारा। वाक्य का समय देखिए अभी। किसी वाक्य में किसी काम के होने न होने अथवा किसी घटना के घटित होने का पता उसकी क्रिया से चलता है। क्रिया के अनुसार कोई घटना 3 कालों में हो सकती है। वर्तमान काल देखिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, भूतकाल है राम ने पुस्तक पढ़ी थी, और भविष्यकाल राम पुस्तक पढ़ेगा। समझ में आया ना बच्चों? वर्तमान होता है जो अभी हो रहा है, भूतकाल जो बीत चुका, और भविष्य वो जो आगे आने वाला है। समझ आया? आगे देखिए, रचनांतरण। रचनांतरण है ना, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रचनांतरण अथवा रूपांतरण कहलाता है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वाक्य रचना बदलनी चाहिए किंतु अर्थ नहीं बदलना चाहिए। रचना परिवर्तित करते समय वाक्य के तीनों भेदों सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य को ध्यान में रखना होता है। संयुक्त वाक्य बनाने के लिए 2 स्वतंत्र वाक्यों को किंतु, परंतु अथवा लेकिन, इसलिए और तथा, एवं, पर आदि समुच्चय बोधक अवयवों के प्रयोग से जोड़ा जाता है। मिश्रित वाक्य बनाने के लिए एक प्रधान वाक्य के साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। इसके लिए कि, क्योंकि, जो, जैसे, जहाँ, जब और जिसने आदि योजकों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के रचनांतरण में समापिका क्रिया को असमापिका क्रिया में तथा असमापिका क्रिया को समापिका क्रिया में बदला जाता है। उदाहरण देखिए कैसे बदला जाता है: समापिका को असमापिका में और असमापिका को समापिका में। सरल वाक्य से संयुक्त तथा मिश्र वाक्य परिवर्तन। हम लोग तैरने के लिए नदी पर गए थे। हम लोगों को तैरना था इसलिए हम नदी पर गए थे। हम लोग नदी पर गए थे क्योंकि हम लोगों को तैरना था। मिश्रित वाक्य से सरल तथा संयुक्त वाक्य में परिवर्तन। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। हमारे घर से बाहर निकलते ही बारिश होने लगी। हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। संयुक्त वाक्य सरल तथा मिश्रित वाक्य में परिवर्तन। लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। थैला उठाकर लाला जी दुकान की ओर चले गए। जैसे ही लाला जी ने थैला उठाया वैसे ही वे दुकान की ओर चले गए। इस तरह देखिए क्या बताया इसने, इस तरह के रचनांतरणों में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता होती है। विशेष रूप से
सरल वाक्यों से संयुक्त तथा मिश्रित वाक्य बनाते समय कुछ शब्द या संबंध बोधक अव्यय तथा योजक आदि को अपनी ओर से जोड़ना पड़ता है। इसी तरह संयुक्त तथा मिश्रित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलते समय योजक शब्दों या संबंध बोधक अव्यय आदि शब्दों का लोप करना पड़ता है। निम्नलिखित उदाहरणों में से यह स्पष्ट हो जाता है। देखिए, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना बच्चों ये हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया बच्चों कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बिल्कुल समझ में आने वाली चीज़ है। एक बार आप भी घर पर खुद से पढ़ेंगे ना, और इस वीडियो के अलावा भी, तो आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरह और बेटर समझ में आएगा। तो आप लोगों को मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग और इसको एक बार और पढ़िए बच्चों। बिल्कुल पढ़ लोगे तो आपको वाक्य बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर वाक्य बनाने आपको आ गए ना तो हैंड राइटिंग अपने आप सुधर जाएगी, आंसर आप लोग अपने आप बनाने लिख लेंगे, और आपको वास्तव में हिंदी के अंदर ना आपके 100 में से 90 मार्क्स बिल्कुल पीछे नहीं रह सकते। समझ रहे हैं आप लोग जो मैं कह रही हूँ? तो 9th क्लास 10th क्लास डू कॉन्सनट्रेट। ओके, बाय।